एंड वेलकम टू रेडिएंट फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग बायोलॉजी में विकास के साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। यानी हमें विकास के साक्ष्य क्यों जरूरत पड़ती है, यानी विकास के प्रमाण क्यों जरूरत पड़ती है, ये आज हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले बता दें कि विकास जो होता है, यानी जैव विकास में ये विकास जो होता है एक लंबी और सतत प्रक्रिया होती है, जिसे हमें प्रकृति में देख पाना बहुत ही कठिन होता है। इसलिए जो होता है विकास के प्रमाणों को हमें अध्ययन करना जरूरी होता है। और ये इसके प्रमाण जो होते हैं निम्नलिखित होते हैं, जैसे जीवाश्मिक प्रमाण हो गया, शारीरिकी व आकीरिकी प्रमाण हो गया, उसके बाद संयोजक करी के प्रमाण हो गया, और करीकी एवं जैविक रासायनिक प्रमाण हो गया, उसके बाद भ्रूणीय प्रमाण हो गया, उसके बाद पूर्वजता प्रमाण हो गया। यानी इतने सारे जो होते हैं हमारे विकास के साक्ष्य होते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि आखिर में जीवाश्मिक प्रमाण इन सभी के बारे में जानेंगे डिटेल्स में कि आखिर में ये विकास के साक्ष्य कैसे होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे जीवाश्म विज्ञान। यानी जीवाश्म विज्ञान जो होता है ये विकास में बहुत ही सहायता करता है, क्योंकि विकास जीवाश्म जो होता है इसका अर्थ ही होता है जीवाश्म। यानी जीवाश्म यानी अवशेषी अंग, यानी अवशेषी अंग जो होता है, अवशेषी अंग जो करोड़ों वर्ष यानी बहुत सारे जीव जंतु का जो शरीर होता है मिट्टी में दबकर और नीचे जो होता है बच जाता है, उसे ही जीवाश्म कहते हैं। यानी ये जीवाश्म जो होता है ये हमें आकृति और किसी संरचना का निर्माण करता है, यानी किसी संरचना का हमें पता लगाता है, इसलिए इसे हम जीवाश्म कहते हैं। उसके बाद जानेंगे जीवाश्म के प्रकार। यानी जीवाश्म के प्रकार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अपरिवर्तित जीवाश्म। यानी अपरिवर्तित जीवाश्म जो होता है ये पत्थर यानी बर्फ में जो होता है जस के तस रह सकता है, यानी जैसा होगा वैसा ये बर्फ में रहता है। यानी अपरिवर्तित जीवाश्म जो होता है ये बर्फ में रहता है और जैसा रहता है वैसे ही बर्फ में ये रह जाता है। उसके बाद जानेंगे पेट्रोफाइट। यानी पेट्रोफाइट जो होता है इसमें खनिज जो होते हैं, यानी इसमें खनिज का जमाव होता है पेट्रोफाइट जीवाश्म में। उसके बाद मोल्ड और प्रिंट जो होता है, मोल्ड और प्रिंट जीवाश्म जो होता है इसमें किसी भी जीव जंतु का छापा पड़ जाता है, इसलिए इसे हम मोल्ड प्रिंट कहते हैं। और अपरिवर्तित जीवाश्म का एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा मैमथ। यानी मैमथ जो है ये बर्फ में जैसे रहता है वैसे ही रह सकता है बर्फ में। इसके बाद जानेंगे हम शारीरिकी एवं आकीरिकी प्रमाण। यानी शारीरिकी एवं आकीरिकी प्रमाण जो होता है इसमें हम तुलनात्मक यानी किसी भी जीव के तुलनात्मक अध्ययन करने पे हमें बहुत सारे अध्ययन होता है, यानी बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं। इसके बाद हम जानेंगे यहाँ पे हमारा है समजात अंग। यानी समजात अंग को हम अपसारी अंग भी कहते हैं, यानी यहाँ पे हम इसे अपसारी अंग भी कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझेंगे समजात अंग होता क्या है। यानी समजात अंग जो होता है ऐसे अंग होते हैं जो संरचना एवं उत्पत्ति के दृष्टिकोण से सेम होते हैं, लेकिन इनका कार्य जो होता है भिन्न भिन्न होता है, इसलिए इसे हम समजात अंग कहते हैं। और इसमें हमारा आ जाएगा एग्जाम्पल में कशेरुकी जीव के अग्रपाद जैसे मानव का हाथ हो जाएगा, मानव का हाथ हो जाएगा, बाज का पंख हो जाएगा, बाज का पंख हो गया। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा बिल्ली का अग्रपाद हो जाएगा, और घोड़े का अग्रपाद हो जाएगा, घोड़े का अग्रपाद। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा घोड़ा हो जाएगा, हाथी का अग्रपाद हो जाएगा, etc। तो उसके बाद यहाँ पे समझेंगे ये हमारा हो गया समजात अंग। और इसे हम अपसारी अंग क्यों कहते हैं, यानी अपसारी अंग समझेंगे कि आखिर में इसे हम अपसारी अंग क्यों कहते हैं। तो अपसारी अंग सबसे पहले क्या होता है कि एक ही पूर्वज से विकसित, यानी ये जो होते हैं समजात अंग जो होते हैं एक ही पूर्वज से विकसित, लेकिन ये अलग अलग क्षेत्र में चले जाते हैं, इसलिए इनका कार्य जो होता है भिन्न भिन्न हो जाता है, इसलिए इसे हम अपसारी अंग कहते हैं। और इसमें एक हमारा आता है असमजात अंग। 2 नंबर में हमारा आता है असमजात अंग। यानी असमजात अंग क्या कहते हैं हम, अभिसारी अंग कहते हैं। यानी यहाँ पे हो जाता है अभिसारी अंग। तो सबसे पहले हम समझेंगे असमजात अंग क्या होते हैं। यानी असमजात अंग जो होते हैं ऐसे अंग जो होते हैं संरचना एवं दृष्टिकोण से जो होते हैं अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका कार्य जो होता है
सेम होता है, लेकिन ये अर्थात ये संजात अंग जो होते हैं इनका अंग जो होता है अलग अलग होता है, लेकिन इनका कार्य जो होता है सेम होता है, इसलिए इसे हम असंजात अंग कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल में हमारा हो जाएगा तितली के पंख, तितली के पंख, तितली, तितली और यहाँ पे तितली और क्या हो जाएगा, तितली और चिड़िया का पंख, चिड़िया का पंख, चिड़िया का पंख हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम समझेंगे कि तितली का पंख जो होता है अलग होता है और चिड़िया का पंख भी जो होता है अलग होता है, लेकिन इनका जो कार्य जो होता है सेम होता है, वह दोनों जो होते हैं उड़ने का ही काम करते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा, डॉल्फिन हो जाएगा। उसके बाद पेंगुइन, यानी पेंगुइन चिड़िया जो होती है ये भी होती है, यानी यहाँ पे पेंगुइन चिड़िया का जो होता है यहाँ पे ये उसका पंख जो होता है इसमें तैरने का काम करते हैं, यानी डॉल्फिन डॉल्फिन का जो पंख होता है और पेंगुइन चिड़िया का जो होता है, ये पेंगुइन चिड़िया जो होती है बर्फ में रहती है और इसका जो ये दोनों जो होते हैं पानी में तैरते हैं, यानी इनका जो विकास जो हुआ है यानी अलग अलग हुआ है, लेकिन एक जगह पर आ जाने से इनका जो होता है सेम अंग सेम कार्य हो जाता है, इसलिए इसे हम अभिसारी अंग कहते हैं। यानी अभिसारी अंग जो होता है अलग अलग पूर्वजों से विकसित होते हैं और एक ही स्थान पे आ जाते हैं, इसलिए इनका जो होता है कार्य सेम हो जाता है और इसे हम अभिसारी अंग कहते हैं। इसके बाद जानेंगे हम संयोजक कड़ी, यानी संयोजक कड़ी जो होता है विकास में एक बहुत ही बड़ा इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी संयोजक कड़ी जो होता है ऐसे जीव जिनमें दो जीवों का योग होता है, इसलिए इसे हम संयोजक कड़ी कहते हैं। यानी इसमें जो होता है दो जीवों का वर्ग होता है, यानी दोनों जीवों का लक्षण होता है, इसलिए इसे हम संयोजक कड़ी कहते हैं। जैसे में इसका हमारा हो जाएगा विषाणु में जो होता है जीव एवं निर्जीव के मध्य जो होता है इसके संयोजी कड़ी होता है, यानी विषाणु जो होता है निर्जीव भी हो सकता है और सजीव, इन दोनों के मध्य कड़ी होता है। उसके बाद यहाँ पे युगलीना, यानी युगलीना जो होता है पादप और जंतु दोनों की तरह होता है, क्योंकि युगलीना जो होता है ये प्रकाश संश्लेषण भी करता है और ये यानी प्रकाश संश्लेषण तब करता है जब सूर्य के प्रकाश रहता है तो ये प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, और जब प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं रहेगा यानी प्रकाश नहीं रहेगा तो ये जंतु की तरह भी व्यवहार करता है। उसके बाद जानेंगे आर्कियोप्टेरिक्स, यानी आर्कियोप्टेरिक्स क्या होता है, ये सरीसृप एवं पक्षी का होता है। यानी ये आर्कियोप्टेरिक्स एक जो होती है पक्षी होती है, लेकिन उसका पंख जो होता है सरीसृप के जैसा होता है, लेकिन उसका पैर जो होता है पक्षी के जैसा होता है, इसलिए ये दोनों सरीसृप एवं पक्षी की तरह होती है। उसके बाद आएंगे नियोप्लीना, यानी नियोप्लीना जो होता है एक मोलास्का एवं एनेलिडा की मध्य का कड़ी का होता है। यानी मोलास्का और एनेलिडा हम लोग पिछले पढ़े हैं कि मोलास्का और एनेलिडा ये संघ होते हैं, मोलास्का एनेलिडा ये सब एक संघ होते हैं, इसलिए इसे हम ये नियोप्लीना के मध्य कड़ी होते हैं। उसके बाद पेरिपेटस, यानी पेरिपेटस जो होता है एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के होता है, यानी एनेलिडा एवं आर्थ्रोपोडा के मध्य कड़ी जो होता है नियोप्लीना होता है। उसके बाद जानेंगे बेलेनोग्लोसिस, यानी बेलेनोग्लोसिस जो होता है अरजुकी एवं रजुकी के मध्य कड़ी होता है, यानी इसके संयोजी कड़ी जो होते हैं बेलेनोग्लोसिस जो होते हैं। उसके बाद जानेंगे काइमेरा, यानी काइमेरा जो होता है उपास्थल एवं अस्थिल के मध्य संयोजी कड़ी होता है। उसके बाद जानेंगे लंगफिश, यानी लंगफिश जो होता है मछली एवं उभयचर के होता है, यानी मछली एवं उभयचर के बीच का संयोजी कड़ी जो होता है लंगफिश होता है। उसके बाद जानेंगे प्लेटिपस, यानी प्लेटिपस जो होता है सरीसृप एवं स्तनियों के मध्य कड़ी होता है, अर्थात ये किडना जो होता है सरीसृप का जाति है और ये जो होता है बच्चे प्रदान करता है, यानी बच्चे ये अंडे नहीं देता है, ये बच्चे पैदा करता है, इसलिए इसे हम स्तनी और सरीसृप के मध्य रखते हैं, यानी सरीसृप और स्तनियों के संयोजी कड़ी होते हैं, ये एकिडना होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे अवशेषी अंग, यानी अवशेषी अंग जो होता है हमारे शरीर में हमारे शरीर का वैसा अंग जो होता है विकसित नहीं होता है, लेकिन हमारे शरीर में रहता है, इसलिए इसे हम अवशेषी अंग कहते हैं। यानी इनका कोई काम अभी नहीं है, लेकिन ये हमारे शरीर में रहता है, जैसे अपेंडिक्स हो जाएगा,
कर्ण पल्लव हो जाएगा, अक्कल दाढ़ हो जाएगा। ये हमारे सब ये जो होते हैं अवशेषी अंग होते हैं। और ये अवशेषी अंग जो होते हैं एक विकास में बहुत ही प्रमाण देते हैं, बहुत ही विभिन्नता का प्रमाण देते हैं। जैसे में यहाँ पे जैसे में हम जानेंगे कि आखिर में अवशेषी अंग जो होते हैं पहले जमाने में थे, यानी हमारे पूर्वज में थे अवशेषी अंग। यानी ये सभी अंग जो है अंग हैं हमारे में अभी विकसित नहीं है, यानी ये जो होते हैं हमारे पूर्वज में होंगे इसलिए हमारे में अभी है। ये हमारे विकास को एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जैसे हम जानेंगे अपेंडिक्स, यानी हमारे शरीर में अभी अपेंडिक्स है लेकिन उनका कार्य अभी नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर में अपेंडिक्स का कार्य पहले क्या था, यानी हमारे पूर्वज में इनका कार्य क्या था। तो सबसे पहले समझेंगे कि अपेंडिक्स का कार्य जो होता था पहले, यानी हमारे पूर्वज थे ये मांस खाते थे, यानी कच्चे मांस खाते थे, पेड़ पौधे के टहनियां और पत्ते खाते थे, तो उनको पचाने में बहुत ही ज्यादा समय लगता था। और ये अपेंडिक्स जो होता था ये उनका कार्य करता था, यानी अर्थात ये कच्चे मांस को पचाने में कार्य करता था अपेंडिक्स। इसलिए अपेंडिक्स जो था हमारे पूर्वज में विकसित था, लेकिन अभी हमारे में विकसित नहीं है, इसलिए इसे हम अवशेषी अंग कहते हैं। इसलिए उसके बाद जानेंगे मानव में कृमि रूप परिपेशिका हो गया, उसके बाद नेत्र निमेषक पटल, और उसके बाद कर्ण पल्लव की पेशी है। यानी कर्ण पल्लव जो होता है यानी हमारे कान, यानी आप लोग देखे होंगे कि जैसे कुत्ता जो होता है बैठे बैठे अपने कान को हिला लेता है, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा पेशिया, यानी कर्ण पल्लव पेशिया, जो हमारे में ये विकसित नहीं है। यानी ये हमारे पहले पूर्वज में विकसित था लेकिन अभी हमारे में अवशेषी अंग का रूप में हो गया है। उसके बाद अक्कल दाढ़, त्वचा पर बाल, यानी त्वचा पर बाल भी जो है अभी में हमारे में नहीं है, और पहले हमारे पूर्वज में था बाल। क्योंकि पूर्वज में इसलिए था क्योंकि उस समय ना कपड़ा पहनने के लिए नहीं था, ना ही हमारे पास घर था कि जिससे ठंड से बच पाए, इसलिए उन पर इसलिए पूर्वज पर जो था बाल था उन्हें ठंड से बचने के लिए, बरसात ये सब से बचने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अपेंडिक्स हो गया, यानी अपेंडिक्स का हम कार्य समझ लिए। इतने सारे जो होते हैं हमारे शरीर में अवशेषी अंग होते हैं, और ये हमें दर्शाते हैं कि ये जो अंग होते हैं ये हमारे पूर्वज में थे, इसलिए अभी जो होता है उस समय यानी पूर्वज में विकासशील था ये, और अभी हमारे में विकासशील नहीं है, यानी विकसित नहीं है, क्योंकि इनका कार्य अभी हम लोगों के शरीर में नहीं है। और पहले अर्थात हमारे पूर्वज में इनका जो था, इनका कार्य जो था विकासशील था, यानी इनका कार्य था, इसलिए उस समय ये विकसित है और हमारे में नहीं है, इसलिए इसे हम अवशेषी अंग कहते हैं अभी के जमाने में। उसके बाद जानेंगे हम पूर्वजता, यानी पूर्वजता जो होता है ऐसे लक्षण जो वर्तमान समय में नहीं है और ये अचानक विकसित हो जाता है। ये जो होता है हमें दर्शाता है कि अर्थात ये हमारे पूर्वज में थे, इसलिए जो होता है ये कभी कभी वर्तमान समय में भी किसी बच्चे में हो जाता है, इसलिए इसे हम पूर्वजता कहते हैं। जैसे बच्चों में पूंछ का उगना, अर्थात आप लोग देखे होंगे किसी बच्चे में पूंछ हो जाता है अभी वर्तमान समय में, तो ये हमें पूर्वजता दर्शाता है। उसके बाद कान के पीछे छिद्र होना, ये सभी जो होते हैं पूर्वजता होते हैं। उसके बाद जानेंगे भ्रूणीय प्रमाण, यानी भ्रूणीय प्रमाण में हम समझेंगे कि सबसे पहले भ्रूण जो होता है, यानी अभी वर्तमान समय में हमारे भ्रूण जो होते हैं हम सभी कोडेटा, यानी सभी कोडेटा जो होते हैं, सभी कोडेटा का भ्रूण जो होता है सेम होता है, इनका भ्रूण जो होता है सेम होता है।